बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन बाद औक़ात सियासत इतनी ज़ालिम हो जाती है कि आपको उससे घिन आने लगती है, आपको उससे नफ़रत होने लगती है। लेकिन ये चीज़ें आपको जब समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपके साथ दाव क्या लग रहा है, आपके साथ हो क्या रहा है। जिन लोगों को आपने वोट देकर मुंतखब किया है वो अपने फ़ायदे के लिए कितना आगे निकल सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं, ये मैं आपके सामने आज एक एग्जांपल रखता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिवाइड करें दो हिस्सों में, तो एक वो पार्टियाँ हैं जो हुकूमत में हैं, डिलीवर नहीं कर पा रही, गवर्नेंस के मसाइल हैं, सूबों के अंदर मसाइल हैं, वफाक के अंदर मसाइल हैं, कीमतें बढ़ रही हैं चीज़ों की, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो रही है। एक तरफ अपोजिशन जमाते हैं जो बजाय इसके कि इन अवामी इशूज़ के ऊपर बात करें, उनको अपनी पड़ी हुई है कि हमने जो करप्शन करके पैसा लूटा हुआ है उस पैसे को कैसे सेव करें और अपनी जान कैसे बचाएं। पब्लिक के बारे में शायद कोई नहीं सोच रहा, और अगर कोई सोच रहा है तो उसका बस नहीं चल रहा। मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख देता हूं, ये अभी लेटेस्ट है बिल्कुल। आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुलाकातें शुरू की फजल रहमान साहब से, शहबाज शरीफ साहब से। एक APC होने जा रही है, सियासी माहौल गर्म हो रहा है, एहतजाज के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है और आने वाले वक्त में यह कहा जा रहा है कि हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। अब इसके पीछे की जो असल कहानी है वो मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये सारा कुछ हुआ कैसे, हुकूमत और अपोजिशन इस पार्लिमानी सेशन में इकट्ठे कैसे हुए, किस वजह से हुए, और हुकूमत वो कौन सी चीज़ है जो अपोजिशन से मनवाना चाहती है। ये सारा कुछ मैं इस वीलॉग में अभी आपको डिटेल के साथ बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि होने क्या वाला है। जितनी मुझे समझ है और जो खबरें मेरे पास हैं उन मालूमात की बुनियाद पर आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर एक तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो है वो उसकी सिचुएशन तो आपके सामने है। दुनिया उसको डू मोर कहती रही है। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग हुई है गुज़िश्ता चंद सालों में। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले साल भी शामिल हैं, इसमें PMLN वाले साल भी शामिल हैं और इसमें पीपल्स पार्टी वाले साल भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया है, हालात को बेहतर किया है, खित्ते में जिम्मेदारी का सबूत दिया है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है। लेकिन एक इदारा है बैनुल अक़वामी फैटफ, उसके हवाले से पाकिस्तान को कुछ कानून साजी करनी है। ये फैटफ क्या है हमारे यहाँ पे लोग नॉर्मली नहीं जानते, लोगों को पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है और कितनी ख़तरनाक हो सकती है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ये 1989 में यानी 1999 में ये बनाई गई थी। उस वक्त जो G7 ममालिक थे उन्होंने इसको बनाया था। उनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका, इन मुल्कों ने मिलकर बनाया था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो। ये मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बना था। मनी लॉन्ड्रिंग को यानी जो इलीगल पैसा है, लोग करप्शन से कमाते हैं। उस दौर में इन मुल्कों में बहुत करप्शन थी, यूरोप में बहुत करप्शन थी, अमेरिका में बहुत करप्शन थी। तो लोग करप्शन का पैसा कमा कर दूसरे मुल्कों में ले जाते थे और वहां जाके अपने अड्डे बना लेते थे, वहां अयाशी की जिंदगी गुजारते थे। तो इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कि गैर कानूनी पैसे को लॉन्डर करके दूसरे मुल्क में ले जाने के सिलसिले को रोकने के लिए G7 ममालिक को लगा कि हमारा बहुत सारा सरमाया निकल रहा है। तो इन्होंने एक इदारा बनाया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटरनेशनल इदारा था, ऑर्गेनाइजेशन थी, और ऐसी पॉलिसियां बनानी थी जिनसे ये गैर कानूनी पैसे की तरसील जो है मुख्तलिफ मुल्कों में ये रुक जाए। जब 9/11 हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने इसके अंदर दहशतगर्दी को भी शामिल कर दिया इसी इदारे में। उसको कहते हैं टेरर फाइनेंसिंग, यानी दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए जो पैसा इस्तेमाल होता है। दहशतगर्दी इतने आराम से नहीं हो जाती, उसके लिए बहुत सारे फंड्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी सहूलतें चाहिए होती हैं। आपको जिस मुल्क में दहशतगर्दी करनी है वहाँ के इदारों को ख़रीदना पड़ता है, वहाँ पर लोगों की वफादारियाँ ख़रीदनी पड़ती हैं, फिर आप एक नेटवर्क बनाते हैं और आप दहशतगर्दी करते हैं। तो इसको टेरर फाइनेंसिंग कहते हैं। जैसा कि पाकिस्तान में CIA ने पैसा खर्च किया हो, रॉ ने खर्च किया हो, मुसाद ने खर्च किया हो, जो इजराइल की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो वो अपना पैसा खर्च करके यहाँ पे दहशतगर्दी करवाते हैं। इसको टेरर फाइनेंसिंग कहते हैं। इसको भी शामिल किया गया 2001 में 9/11 के इंसिडेंट के बाद, जब अमेरिका में ट्विन टावर्स गिर गए थे। तो उनको लगा ये पैसा जो है इस्तेमाल हुआ है ये दूसरे मुल्कों से आया था, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और अरबियों के ऊपर ये कहा गया कि आप चंदा देते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो जो लोग चंदा लेकर जाते हैं वो जहाद की बजाय वो दहशतगर्दी पे इस्तेमाल करते हैं। इस किस्म के इल्ज़ामात लगे थे उस दौर में।
तो ये इदारा फैटफ बड़ा मजबूत हो गया। सन 2000 के बाद से इसने एक ब्लैक लिस्ट मेंटेन करना शुरू की, यानी जो मुल्क वाइट लिस्ट में है वो महफूज हैं, वो ठीक हैं, वो ठीक काम कर रहे हैं इस इदारे के बकौल, और जो मुल्क ग्रे लिस्ट में है उनको ये अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। वो ये देख रहे हैं कि ये मुल्क ठीक काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, उनको टास्क देते हैं, जनाब आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। पॉलिसीज ये कैसे बनाते हैं? ऐसे कि ये उनको बताते हैं कि आप इस किस्म के कानून पास करें, अपने इदारों को इतना मजबूत करें, आप इस चीज़ को चेक करें, चेक एंड बैलेंस रखें, बैंक्स के अंदर ये करें, कानून साजी के अंदर ये करें। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं कि अगर ये सारे इकदाम आप करेंगे तो आप टेरर फाइनेंसिंग भी रोक सकते हैं अपने मुल्क से और मनी लॉन्ड्रिंग भी रोक सकते हैं। तो ये कुछ शराइत होती हैं जो ये सामने रखते हैं। जो मुल्क इनकी शराइत मानते हैं वो वाइट लिस्ट में आ जाते हैं, जो उस पर काम कर रहे होते हैं वो ग्रे लिस्ट में रहते हैं, और जो नहीं कर पाते और जिनके ऊपर ये शक होता है कि ये ममालिक टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को जानबूझकर आगे बढ़ावा दे रहे हैं, उन मुल्कों के ऊपर ब्लैक लिस्ट में उनको डाल दिया जाता है। इस वक्त दुनिया के दो मुल्क जो हैं, दो ममालिक, वो ब्लैक लिस्ट में हैं। उनमें एक नॉर्थ कोरिया है और एक ईरान है। ये दो मुल्क इस वक्त ब्लैक लिस्ट में है। इन पे किस किस्म की पाबंदियां हैं ये जरा आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लें। पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाते जाते बचा है। हुकूमत ने बड़ी ताल्लुकात लगा लगू के बचाया था, नून लीग के दौर में भी और पीटीआई के दौर में भी। अब मामला यह है कि पाकिस्तान को एक टास्क दिया गया है कि अगस्त के महीने के पहले हफ्ते तक पाकिस्तान को कुछ कानून साजियां करनी है। 11 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे कानून साजी पाकिस्तान को करनी है। उनमें से 4 चीज़ें फौरी तौर पे बहुत ज़रूरी हैं। एक बिल लाया जा चुका है, 3 लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को हर हाल में ये करना होगा। ये जब पाकिस्तान कर गुजरेगा तो ये एशिया पैसिफिक ग्रुप के पास जाएगी, ये सारी कानून साजी, वहां से एक रिपोर्ट बनेगी, फैटफ में जाएगी और फिर आपके हक में फैसला आएगा। हो सकता है आप ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ जाएं, या अगर आप ग्रे लिस्ट में भी रुक जाएं तो कोई बात नहीं है। अगर आप ब्लैक लिस्ट में गए तो फिर क्या होगा? बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे आप पे पाबंदियां लगाएंगे, आपके ऊपर तजारती पाबंदियां लग जाएंगी, बाद सूरतों में सफरी पाबंदियां लग जाएंगी, आपके साथ लोग इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे। पाकिस्तान की जितनी इमदाद की जा रही है दुनिया भर से वो सारी बंद हो जाएगी। तो पाकिस्तान जैसा कमजोर मईशत वाला मुल्क किस हालत में पहुंच सकता है आप सोच नहीं सकते। भारत लगातार दुनिया पे दबाव डाल रहा है कि इस मुल्क को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के लिए उसने हर किस्म की कोशिश करके देखी भारत ने, लेकिन अब तक वो नाकाम हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के दोस्त पाकिस्तान को बचाते हैं। लेकिन कब तक पाकिस्तान को ये टास्क पूरे करने होंगे? जब तक इन बिल्स के ऊपर कानून साजी नहीं होगी कौमी असम्बली में और सेनेट में, तब तक पाकिस्तान के ऊपर ये तलवार लटकती रहेगी। अब इस कानून साजी के लिए हुकूमत ने राब्ता किया अपोजिशन से कि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले, हम भी चाहते हैं, चलें मिल के कानून साजी करते हैं, इससे निकल जाते हैं। तो अपोजिशन ने एक शर्त रख दी हैरत अंगेज तौर पे। उन्होंने कहा जी नैब का कानून भी ठीक कर लेते हैं साथ ही। यानी हुकूमत गई थी एक कौमी सलामती के मसले के ऊपर, पाकिस्तान के मसले के ऊपर, जो बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के ऊपर एक तलवार लटक रही है। हुकूमत उस मसले को लेकर अपोजिशन के पास गई कि आओ पाकिस्तान का मसला मिलकर बैठते हैं। अपोजिशन ने कहा जी हमारा अपना जाती मसला पहले वो हल करें, आप नैब को जो है उसके दांत तोड़ दें और नैब का जो है वो पहले कानून साथ बनाया जाए। हुकूमत ने कहा ठीक है बैठ जाते हैं, दोनों पे बात कर लेते हैं। कमेटी बनी, कमेटी के अंदर अपोजिशन ने जितने बंदे भेजे उनमें ज्यादातर जो हैं वो नैब ज़दा हैं। उन सारों के नैब में केसेस चल रहे हैं और वो बंदे बैठ के नैब पे कानून साजी के लिए तजावीज़ दे रहे हैं। अपोजिशन ने 35 तजावीज़ दी हैं। उनमें से चंद मैं आपके सामने रखता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा कि अपोजिशन नैब के साथ करना क्या चाह रही है। नंबर 1, वो ये कह रहे हैं कि एक तो 16 नवंबर 1999 से आगाज किया जाए इसका, पीछे 85-84 तक ना जाएं आप। 16 नवंबर 1999, यानी इसका फायदा किसको होगा आपको पता है कि 90 की दहाई में जिन्होंने करप्शन की, उससे पीछे जिसने करप्शन की, यानी मीर शकील का केस भी जो जियो के मालिक हैं वो भी पुराना है। इस तरह नवाज शरीफ साहब के कुछ केसेस हैं वो पुराने हैं। इस तरह जरदारी साहब की फैमिली के और पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के केसेस वो पुराने हैं। तो उनसे बचने के लिए उन्होंने कहा जी कि 99 से पीछे वाला तो सारा खत्म करते हैं आप। नंबर 1, एक और उन्होंने शर्त रखी कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत कम कर दें। यानी जो चेयरमैन नैब है अगर अभी अब मुद्दत मुलाजमत कम करेंगे तो फारग हो जाएंगे, ये फारग हो जाएगा, इदारा एकदम बैठ जाएगा, नए चेयरमैन का इंतखाब नहीं हो सकेगा क्योंकि अपोजिशन मानेगी नहीं, तो नैब सारा खटाई में चला जाएगा। एक शर्त ये रख ली। एक शर्त रखी कि मनी लॉन्ड्रिंग को नैब ना देखे। भी नैब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं देखेगा तो क्या देखेगा? फिर पैसा तो लूट के पाकिस्तान में रखता ही कोई नहीं है, पाकिस्तान से बाहर लेकर जाते हैं।
यानी पाकिस्तान से बाहर जो बंदा जैसे भी पैसा ले जाए, इस मामले को नैब ना देखे। एक और शर्त, 1 अरब से ज्यादा की करप्शन हो तो नैब पकड़े। यानी अगर किसी ने 90 करोड़, 95 करोड़, 99 करोड़ की करप्शन भी की है तो नैब इस मामले को ना देखे। एक अजीबोगरीब और शर्त है। एक शर्त है, सरकारी ओहदेदार अगर कोई है या कोई सरकारी ओहदे पर रहा, वजीर आजम रहा हो, वजीर रहा हो या पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा हो, तो नैब के कानून में यह है कि अगर उसने करप्शन की है और उसको सजा हो गई है, साबित हो गया है, तो 10 साल के लिए वो नाअहल हो जाएगा, सरकारी सीट पे नहीं बैठ सकता आके दोबारा। उसको 5 साल करवाने के लिए जोर डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके सामने है, आपको पता है कि अगर ये इस तरह हो जाएगा तो किस किस को फायदा होगा। वो सारे पॉलिटिकल लोग जिनको सजाएं हुई हैं, वो 5 साल के बाद अगले इलेक्शन तक दोबारा तैयार हो जाएंगे, आके इलेक्शन लड़ेंगे, इक्तदार में आ जाएंगे। ये शर्त वो जानबूझ के रखना चाह रहे हैं। और इसके अंदर उनका एक और भी मतमा नजर है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी आने वाली क़यादतें, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के ऊपर भी नैब के केसेस हैं, तो मुमकिन है इनको सजा हो जाए, तो अगले नहीं तो उससे अगले दौरे हुकूमत तक के लिए वो वजारत उज़्मा के लिए अहल हो जाएं। तो एक ये शर्त रखी है कि 5 साल कर दें 10 साल को हटाकर। यानी हमदर्दी जो है वो उस आदमी के साथ कर रहे हैं जो नैब से सजा याफ्ता है, वो मुल्क और कौम के साथ नहीं कर रहे जिनको लूटा है उस आदमी ने। हमदर्दी अभी भी उसी के साथ है जो करप्शन में सजा हो चुकी है जिसको। बहरहाल 5 साल पुराने केसेस जो है वो नैब देख सकता है, उससे पुराने नहीं देख सकता। 5 साल से पीछे कोई भी केस है वो नैब ना देखे। एक तजवीज़ ये भी आई है, 6 मुख्तलिफ जराइम हैं सीरियस किस्म के, उनको नैब के दायरा कार से निकाल के बाहर कर दें, ये भी कह रहे हैं। और एक और चीज़ कह रहे हैं कि सजा से पहले गिरफ्तारी ना हो। यानी छोटा मोटा चोर आपका, मेरा कोई बंदा ये ऐनक चुरा के ले जाए, मैं पुलिस को बताऊं, पुलिस उसको फौरन गिरफ्तार कर लेगी। अदालत तो सजा देगी उसको, हो सकता है 1 साल के बाद इस चोरी के जुर्म में। लेकिन नैब के कानून में ये चाहते हैं कि जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया वो गिरफ्तार ही ना हो जब तक सजा ना हो। जरा गौर करें, उस आम आदमी छोटे मोटे चोर का क्या कसूर है जिसने 500, 1000, 10,000, 20,000 रुपए की चीज चुराई है? वो तो पहले गिरफ्तार होता है, फिर तफ्तीश होती है, फिर तफ्तीश आगे जाती है, फिर अदालत में मामला जाता है, फिर अदालत सजा देती है या बरी करती है। ये कहते हैं कि हमें गिरफ्तार ही ना करें। यानी 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 50,000 रुपए तक, लाख, 2 लाख, 4 लाख वाला चोर जो है उसको पकड़ के आप जेल में डालने के लिए राजी हैं, उसको पहले गिरफ्तार हो जाए वो। लेकिन जो अरबों रुपए, करोड़ों रुपए जिन्होंने लूटमार की है पाकिस्तान में, उन लोगों को तब तक गिरफ्तार ना किया जाए जब तक कि सजा ना हो जाए अदालत से। यानी ये दोहरा एक मेयार है कि मेरे लिए कानून कुछ और बनाए, गरीब के लिए कुछ और बनाए। तो इस किस्म की तजावीज़ थी उनकी जिनको हुकूमत ने कहा कि हम नहीं कर सकते। लेकिन 2 दिन का टाइम बढ़ा दिया है फैटफ के ऊपर कानून साजी के लिए। अब ये अपोजिशन का इम्तिहान है। अगर तो अपोजिशन फैटफ के ऊपर कानून साजी करवा देती है तो फिर वो पाकिस्तान के वफादार हैं और पाकिस्तान के साथ वफादारी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ब्लैकमेलिंग, और मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन ये करवा देगी, ये शर्त रखना ही खुद बड़ा मायूब था जो उन्होंने रख दी है। और इस पे ही शर्मिंदगी होनी चाहिए सबको कि आप नैब को किधर फैटफ के साथ नत्थी कर रहे हैं। नैब आपका जाती अंदरूनी मामला है, फैटफ आपका इंटरनेशनल मामला है, कौमी सलामती का मामला है। तो आप दोनों चीज़ों को नत्थी कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपने इमरान खान से मुतालबा करके उसका धरना ख़त्म नहीं करवा दिया था कौमी मफाद में? तो उसने अपना सियासी मफाद छोड़ के कौमी मफाद में धरना ख़त्म करके आ गया था। तो आप भी ये नैब वाला मामला ख़त्म करके फैटफ के ऊपर जाके कानून साजी करवा दें। तो मेरे ख्याल में अपोजिशन ये करेगी और उसको करना चाहिए। लेकिन क्योंकि नैब के दांत अब तेज़ किए जा रहे हैं, नई अदालतें बन रही हैं, नए प्रोसिक्यूटर्स आ रहे हैं, नए लोग भर्ती होंगे और एक तगड़ा इदारा बनने जा रहा है, तो उससे पहले ही कि सजाओं का अमल शुरू हो, हालात टफ हो जाएं, अपोजिशन ने यह तय कर लिया है कि वो एक तहरीक खड़ी करेगी। लेकिन तहरीक खड़ी करने के रास्ते में कुछ रुकावटें हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे बड़ी रुकावट खुद पीपल्स पार्टी और PMLN ने। पीपल्स पार्टी के अंदरूनी इजलास के अंदर उन्होंने इस बात का सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सामने कि हम नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी पे एतबार नहीं कर सकते। वो हमें एहतजाज का कहेंगे, हम तैयारी करेंगे, हम सिंध से निकलेंगे, वो हमारे साथ एहतजाज में शामिल होने की बजाय एक डील करेंगे और मरियम नवाज पाकिस्तान से बाहर चली जाएंगी, शहबाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, हमजा शहबाज जेल से बाहर आ जाएंगे, वो डील कर लेंगे और बच जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी को लगता है। PMLN के लोग जो मशवरा देते हैं वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि जरदारी साहब के भी ऊपर भी केसेस हैं, उनकी बहन पे भी हैं, उन लोगों के लिए भी हालात बड़े टफ हैं, बिलावल तक को जो है वो टच किया जा रहा है इन केसेस में। तो इन्होंने पहले हमारी पीठ में छुरा घोंपा है बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत गिरा के।
तो इन पे एतबार नहीं किया जा सकता, हम तैयारी करेंगे तो ये हमें धोखा दे देंगे। एक ट्रस्ट डेफिसिट इसको कहते हैं, एक दूसरे पे एतमाद ना होना, एक दूसरे पे एतबार नहीं है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को। तो दो पॉलिटिकल पार्टीज को एतबार नहीं है तो एक दूसरे के साथ चल कैसे सकते हैं? और दोनों की पोजीशन इतनी कमजोर है इदारों के सामने कि दोनों में से जिसको मर्जी जब चाहे आप कुछ ऑफर करें और वो बैठ जाएगा। इसलिए ये दोनों पार्टीज एक दूसरे पे बगैर एतबार के साथ नहीं चल सकती। दूसरा, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर है, वो किसी एहतजाज का हिस्सा ही नहीं बन सकते। जरदारी साहब इंतहाई बीमार हैं, वो प्रैक्टिकली आ ही नहीं सकते मैदान में। मरियम नवाज साहबा को नहीं बोलना, क्योंकि आपको याद है पिछले साल वो बोल रही थी तो वो अल्फाज के उस लेवल तक चली जाती हैं कि इदारों के खिलाफ जब वो बोलती हैं तो फिर टीवी चैनल्स के लिए दिखाना मुश्किल हो जाता है। इवन मना भी किया गया था और उसके बाद वो गिरफ्तार हो गई। उनको लगता है कि उनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई कि वो बोलती हैं, तो वो गिरफ्तारी से बचने के लिए वो खामोश रहेंगी। उनके केस पेंडिंग है और उनको पाकिस्तान से बाहर अपने वालिद के पास जाना है, तो उसके लिए उनको एक खामोशी दरकार है, वो तो नहीं बोलने वाली। जरदारी साहब को मैंने बताया कि उनके अपने केसेस हैं, वो बीमार भी हैं, वो नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब की हालत ऐसी है कि वो पाकिस्तान तो आ गए हैं लेकिन जिन गारंटीज पे आए थे वो पूरी नहीं हो रही, उल्टा वो नैब के केसेस में फंस गए हैं। तो उनकी इस वक्त पॉलिसी है कि बिल्कुल खामोश रहो, ठंडे रहो, अच्छे वक्त का इंतजार करो। गिरफ्तारी जब तक हो सकती है कि अवॉइड की जाए और बीमारी के बहाने वो अपने घर बैठे रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल बाहर निकलने वाले नहीं हैं। फजलुर रहमान साहब का बस चले तो आज ही हुकूमत गिरा दें, बल्कि निज़ाम भी लपेट दें। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको ये डर है फजलुर रहमान साहब से कि अगर फजलुर रहमान साहब का बस चले तो वो निज़ाम भी लपेट देंगे, लिहाजा इनसे बचो। ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, तो इनके साथ उस लेवल तक जाना है जहाँ तक ज़रूरी हो। और फजलुर रहमान साहब इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी से नाराज़ भी हैं, लिहाजा उनसे वो चुकन्ने भी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। नौजवान आदमी है, सियासत को बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं और बहादुरी का सबूत भी दे रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। हालांकि केसेस इतने खौफनाक हैं उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद फ्रंट फुट पे आ रहे हैं। सिंध की बैड गवर्नेंस के बावजूद वो फेस कर रहे हैं। तो ये बिलावल की पॉलिटिकल मैच्योरिटी में हर दिन इजाफा हो रहा है। वो रोज़ाना कुछ ना कुछ सीख कर जा रहे हैं और ये सीख जो है आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में उनको फ़ायदा देगी। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, अगर वो 10-15 साल कुछ नहीं भी बनते, 5 साल 10 साल उनको इंतज़ार करना पड़ता है, तो उनके सियासी कद में इजाफा होगा बिलावल भुट्टो जरदारी के। अगर जेल भी जाना पड़े तो उनके लिए इस उम्र में जेल काटना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा ये बाकी सारे लूज़ कर रहे हैं, इसीलिए आपको ज़्यादातर बिलावल भुट्टो जरदारी मुतहर्रिक और भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। ये है इस वक्त की सिचुएशन। लेकिन हुकूमत को हर हाल में ये कानून साजी करनी है और अपोजिशन को उनका साथ देना होगा। नहीं देंगे तो फिर हम लोगों को सच सच बताएंगे और सारी बात बताएंगे कि किस किस ने क्या क्या रुकावट डाली थी, जिसका खुमियाजा पाकिस्तान महंगाई की सूरत में, हालात की खराबी की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में। ये तो महंगाई कुछ भी नहीं है। जब आप फैटफ की ब्लैक लिस्ट में जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा, जब पाबंदियां लगेंगी तो आपको तब पता लगेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म हुआ है। तो मेरे ख्याल में फैटफ का और एक और चीज़ है, अपोजिशन ये भी सोच रही है कि अगर इमरान खान के दौर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ गया फैटफ की, तो ये तो बहुत बड़ा क्रेडिट होगा इमरान खान का, हमें पॉलिटिकली बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये ग्रे लिस्ट में रहे, ब्लैक, ये कोई नहीं चाहता कि ब्लैक लिस्ट में जाए, लेकिन ये भी कोई नहीं चाहता कि वाइट लिस्ट में आए, क्योंकि उसका फायदा हुकूमत वक्त को होगा। तो मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को चाहिए कि अपोजिशन को साथ लेकर चले, उनसे ये कानून साजी करवाए, और अगर पाकिस्तान अल्लाह करे कि वाइट लिस्ट में आए तो सबसे पहले इसका क्रेडिट अपोजिशन को दे कि आपका शुक्रिया, आपने पाकिस्तान के लिए हमारा साथ दिया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।